जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि सर में आप सभी विद्यार्थियों का दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि सांख्यिकी कक्षा 11 गुजरात बोर्ड के अनुसार पाठ 4 अपकिरण के माप का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने चतुर्थक, विस्तार और माध्य विचलन यानी कि विस्तार, चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन के टॉपिक का दोस्तों सफलतापूर्वक हमने अभ्यास कर लिया है। अब आज जो है मैं आपको माध्य विचलन और परमाप विचलन से जुड़ी हुई थियरी दोस्तों जो है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। माध्य विचलन किसे कहते हैं, माध्य विचलन के गुण अवगुण क्या हैं, साथ ही साथ प्रमाप विचलन क्या है, प्रमाप विचलन के जो गुण अवगुण हैं उनका दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं माध्य विचलन और प्रमाप विचलन की परिभाषा और उससे जुड़े हुए उसके गुण और अवगुणों के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो औसत विचलन, जिसे हम एवरेज डेविएशन कहते हैं या मीन डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। औसत यानी माध्य होता है, माध्य को एवरेज भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। अपकिरण के दो माप विस्तार और चतुर्थक विचलन की गणना में समग्र अवलोकनों का उपयोग नहीं होता। तो हम सभी जानते हैं कि विस्तार जो होता है, तो विस्तार का जो सूत्र होता है दोस्तों XH माइनस XL होता है। यानी विस्तार जब ज्ञात किया जाता है दोस्तों, तो उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन का समावेश किया जाता है। और जब चतुर्थक विचलन ज्ञात किया जाता है, तो उसमें तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के ही मापों का दोस्तों हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो अपकिरण के दो माप विस्तार और चतुर्थक विचलन की गणना में समग्र अवलोकनों का उपयोग नहीं होता है, और ये दोनों माप अवलोकन के किसी औसत के सापेक्ष माप में चलन नहीं दर्शाते हैं। अपकिरण का एक ऐसा माप कि जिसमें सभी अवलोकनों का उपयोग होता है एवं अवलोकनों को उसकी औसत के सापेक्ष में चलन को भी ध्यान में लेता हो, तो ऐसा माप इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है, जिसे हम कौन से माप के नाम से जानते हैं, औसत विचलन के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों औसत विचलन ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि विस्तार और चतुर्थक विचलन जो होता है उसमें सभी प्रकार के अवलोकनों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सभी प्रकार के अवलोकनों का इस्तेमाल किया जाए, उपयोग में लिया जाए, तो वहां पर जो रही हुई त्रुटि है, यानी विस्तार और चतुर्थक विचलन में रही हुई त्रुटि है, तो उस त्रुटि या भूल को या गलती को सुधारने के लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, माध्य विचलन का उपयोग करेंगे। तो औसत विचलन माप में इन बातों की पूर्ति हो जाती है। बातों की पूर्ति मतलब कि यहाँ पर सभी प्रकार के अवलोकनों का इस्तेमाल हो जाएगा। अवलोकन के मूल्य व उसके माध्य से लिए गए अंतर को दोस्तों हम विचलन कहते हैं। तो विचलन किसे कहते हैं, याद रखना है आपको कि अवलोकन के मूल्य व उसके माध्य से लिए गए अंतर को विचलन के नाम से जाना जाता है। ये विचलन क्रमशः आपके ऋण में हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं या धनात्मक हो सकते हैं। तो ये विचलन ऋण, शून्य या धनात्मक हो सकते हैं। ऐसे विचलनों का जो योग होता है वह हमेशा दोस्तों कितना होता है, शून्य होता है। ये बातें हमने अध्याय 3 में देख ली, जो कि केंद्रीय स्थिति के माप के अंतर्गत आता है। इस परिस्थिति को दूर करने के लिए इन मानांकों का इन विचलनों का मानांक लिया जाता है। यानी कि जैसे कीमत ऋण में आती है, शून्य आती है, धन आती है, तो जो शून्य और धन आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऋणात्मक कीमत जो आती है उसको हमें किस में लेना होता है, धनात्मक में लेना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन विचलनों का मानांक ज्ञात किया जाएगा, अर्थात ऋण विचलनों के ऋण चिन्ह की अवगणना की जाती है। तो ऋण चिन्हों की अवगणना की जाए मतलब मानांक लेने से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जो ऋणात्मक साइन है यानी ऋणात्मक माइनस के जो साइन है वो सब किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। इन विचलनों के मानांकों को आधार लेकर सूचना के प्रसार का माप क्या किया जाता है दोस्तों, परिभाषित किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार औसत विचलन अर्थात सूचना के अवलोकनों का उनके माध्य से लिए गए विचलनों के मानांक का औसत मूल्य, जिसे MD यानी मीन डेविएशन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो औसत विचलन अर्थात क्या, तो औसत विचलन अर्थात सूचना के अवलोकनों का उसके माध्य में से लिए गए विचलनों, माध्य में से लिए गए विचलनों मतलब कि XI माइनस X बार उसे कहते हैं दोस्तों, और उसी को मानांक के स्वरूप में जब दर्शाया जाता है तो मानांक का जो औसत मूल्य होता है जिसे MD यानी कि मीन डेविएशन के द्वारा दर्शाया जाता है। MD को x बार से भाग देने पर यानी कि माध्य विचलन को माध्य से यानी x बार से भाग देने पर प्राप्त सापेक्ष माप यानी MD बटा x बार को सूचना का औसत विचलनांक के नाम से जाना जाता है, जिसमें औसत विचलनांक दोस्तों होता है MD के बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, x बार हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या सीखा, तो यहाँ पर हमने माध्य विचलन क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विस्तार और चतुर्थक में रही हुई कमियां, गड़बड़ियां और त्रुटियां जो हैं उनको दूर करने के लिए, त्रुटियां क्या थी कि वहां पर सभी अवलोकनों का इस्तेमाल नहीं होता था, तो यहाँ पर क्या सभी अवलोकनों का इस्तेमाल करने के कारण माध्य विचलन का
माप ज्ञात किया जाएगा। अब माध्य विचलन के लिए दो क्रमशः सूत्र है, md बटा क्या हो जाएगा, md का जो सूत्र होगा क्रमशः md बाई एक्स बार यानी औसत विचलनांक का दोस्तों सूत्र हो जाएगा, और md का जो सूत्र होगा यानी कि माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए तो मानांक के अंदर xi माइनस एक्स बार का कुल योग के बटे में n करेंगे तो इसका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की चर्चा करते हैं इसमें। इसके बाद के टॉपिक में दोस्तों औसत विचलन के गुण और दोषों की चर्चा की जाएगी, तो जिसमें औसत विचलन के जो गुण यानी फायदे या उपयोग जो बताए गए हैं। औसत विचलन स्पष्ट रूप से परिभाषित हुआ अपकिरण का माप है। तो औसत विचलन कैसा माप है, औसत विचलन स्पष्ट रूप से परिभाषित हुआ अपकिरण का माप है। दूसरा, उसकी गणना में सभी अवलोकनों का उपयोग होता है। माध्य विचलन में क्या होता है, सभी अवलोकनों का उपयोग होता है, इसलिए चतुर्थक व विस्तार व चतुर्थक विचलन की अपेक्षा यह माप कैसा माना जाता है, अधिक योग्य माप माना जाता है। उसके मूल्य पर अंतिम अवलोकनों यानी कि अति छोटे व अति बड़े का प्रभाव अपकिरण के कुछ मापों की तुलना में क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से एक बार औसत विचलन के गुणों में, औसत विचलन स्पष्ट रूप से परिभाषित हुआ अपकिरण का माप है, इसकी गणना में सभी अवलोकनों का उपयोग होता है, इसलिए विस्तार और चतुर्थक विचलन की अपेक्षा अधिक योग्य माप माना जाता है। इसके मूल्यों पर अंतिम अवलोकन यानी कि अति छोटे व अति बड़े अवलोकनों का प्रभाव अपकिरण के अन्य कुछ मापों की तुलना में क्या होता है, कम पड़ता है। अवलोकनों का माध्य से अंतर मापने हेतु अवलोकन और माध्य के अंतर में के मानांक का उपयोग किया जाता है, जो अंतर के लिए योग्य माप होता है। तो एक बार फिर से चौथा नंबर का जो टॉपिक दोस्तों दिया हुआ है, अवलोकनों का माध्य से अंतर मापने हेतु अवलोकन और माध्य के अंतर के मानांक का क्या किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है, जो अंतर के लिए कैसा माप होता है, एक योग्य प्रकार का माप माना जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके दोष जो बताए गए हैं, इसकी जो नुकसान बताए गए हैं, दोष में विस्तार व चतुर्थक विचलन की गणना की अपेक्षा इसकी गणना कैसी है दोस्तों, कठिन है। तो विस्तार और चतुर्थक विचलन की तुलना में, क्योंकि विस्तार और चतुर्थक विचलन में ज्यादा अवलोकनों का उपयोग नहीं होता, सभी अवलोकनों का उपयोग नहीं होता, और वहां पर क्या है कि जब विस्तार जब ज्ञात किया जाता है दोस्तों, तो बड़ा अवलोकन, सबसे बड़ा अवलोकन और सबसे छोटे अवलोकन को ध्यान में लिया जाता है। जब चतुर्थक विचलन ज्ञात किया जाता है दोस्तों, तो उस समय क्या होता है कि प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक के मूल्य को ही ध्यान में लिया जाता है। यह माप वैदिक क्रियाओं के लिए अनुकूल नहीं है, बीजगणितीय विवेचन के लिए मतलब क्या है, माध्य विचलन उपयोगी नहीं है। यह माप मानांक पर आधारित होने से सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में इसका उपयोग कम होता है। यह माप मानांक मतलब क्या, जो कीमत ऋण में आती है उसमें हम क्या कर देते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए माइनस में आई हुई कीमत को मानांक के स्वरूप में दर्शाते समय सभी प्लस में दर्शा दी जाती है। इसलिए कहा हुआ है कि यह माप मानांक पर आधारित होने से सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में इसका उपयोग कम देखने को मिलता है। खुले सिरे वाले आवर्ती वितरण हेतु इसकी गणना संभव नहीं है। तो एक बार फिर से दोस्तों औसत विचलन के जो गुण यानी गुण तो हो चुके, एक बार हम रिपीट कर चुके, दोषों के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। विस्तार और चतुर्थक विचलन की गणना की अपेक्षा इसकी गणना दोस्तों कैसी है, कठिन है। यह माप वैदिक क्रियाओं के लिए अनुकूल माप नहीं है। यह माप मानांक पर आधारित होने से सांख्यिकी के उच्च अध्ययन में इसका उपयोग क्या होता है, कम देखने को मिलता है। खुले सिरे वाले आवर्ती वितरण के लिए इसकी गणना की जा सकती नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ टिप्पणी बताई हुई है, इस टिप्पणी को हम समझते हैं। सामाजिक शास्त्र के अध्ययन में यह विशेष उपयोगी माप है। किसके अध्ययन में विशेष उपयोगी माप है, तो सामाजिक शास्त्र के अध्ययन में यह विशेष उपयोगी माप है। विशेषकर अर्थशास्त्र में आर्थिक असमानता निश्चित करने में समुदाय अथवा देश की व्यक्तिगत संपत्ति वितरण की गणना में, मौसम और व्यापार चक्र के पूर्व अनुमान इत्यादि में यह माप कैसा माप है, अत्यंत उपयोगी माप माना गया है। तो दोस्तों याद रखना है कि यह मतलब माध्य विचलन का उपयोग कहाँ हो सकता है, तो अर्थशास्त्र में आर्थिक असमानता को निश्चित करने में, समुदाय अथवा देश की व्यक्तिगत संपत्ति का वितरण करने में, वितरण की गणना में, मौसम और व्यापार चक्र के पूर्वानुमान इत्यादि में यह माप कैसा होता है, उपयोगी माप माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है औसत विचलन यानी कि माध्य विचलन क्या है, माध्य विचलन के गुण दोष क्या है, उसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा की, और इसके जुड़े हुए कि मतलब इसका उपयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है, उससे जुड़े हुए दोस्तों यहाँ पर जो है टिप्पणी के बारे में भी दोस्तों थोड़ी सी टिप्पणी हम लोगों ने भी की कि इसका उपयोग कहाँ पर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ जो है आज हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आज के टॉपिक में मैंने आपसे चर्चा की कि मतलब माध्य विचलन और प्रमाप विचलन दोनों के विषय में हम चर्चा करेंगे, जिससे क्या वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मतलब क्या दोस्तों कि प्रमाप विचलन का जो है अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि आज जैसे कि टॉपिक में सांख्यिकी कक्षा 11 गुजरात बोर्ड के अंतर्गत पाठ 4 अपकिरण के माप के अंतर्गत दोस्तों माध्य विचलन क्या है, माध्य विचलन के जो गुण दोष और उसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उसके बारे में दोस्तों आज हमने चर्चा की।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है, समझाया हुआ टॉपिक है, आज आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को एक से अधिक बार आप पढ़ करके रिवाइज कर लेंगे तो अच्छी तरह से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपना सेशन आज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।